अच्छा अली भाई, फारिग औकात में आपका, वैसे तो हम सब जानते हैं कि आप मौसीकी के साथ काफ़ी माशाल्लाह आपको शगफ है, और उसके साथ अलावा जो शायरी के ऊपर माशाल्लाह आपको अबूर है, वो अपनी जगह पे। अक्सर जॉन एलिया के और दूसरे जो शायर हैं उनके आप है ना, बहुत सारे जब भी महफिल होती है, संगत होती है, हम कहीं बैठते हैं तो वहाँ माशाल्लाह बड़े मज़े से आप सुनाते हैं। तो मौसीकी में तो हमें पता है आपके जो फेवरेट गुलकार हैं वो रफ़ी साहब हैं। तो रफ़ी साहब के अलावा कौन कौन से लोगों की मौसीकी सुन? ऑफ कोर्स किशोर कुमार, अच्छा, किशोर दा, रफी साहब, किशोर साहब, दोनों मेरे फेवरेट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप रफ़ी साहब को थोड़ा मुझे एज देते हैं। ये ऐसे ही है दोनों, क्योंकि दोनों इतने ग्रेट सिंगर्स हैं कि दोनों को कोई कंपैरिजन कर नहीं सकता एक्चुअली। अब इसमें सिर्फ ये है कि कुछ लोग रफी साहब के ज्यादा फैन होते हैं, किशोर के थोड़े से कम होते हैं, और कुछ लोग किशोर के ज्यादा होते हैं, रफी के। तो मैं उनमें से हूँ जो रफी साहब का ज्यादा बड़ा फैन हूँ, अच्छा, कंपेयर टू किशोर साहब। और ऐसे बेशुमार लोग हैं। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान में मेहदी हसन खान साहब, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उस्ताद अमानत अली खान, मैं अभी आने से पहले इत्तेफाक से उनकी कोई गजल सुन रहा था, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनू बेबाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गिरेबां चाक हुए। क्या बात। तो ये मैं सुन रहा था उनकी। उस्ताद अमानत अली खान मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। यानी मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उस्ताद अमानत अली खान, मेहदी हसन खान साहब, आतिफ असलम को बहुत सुनता हूँ, और अरिजीत सिंह को सुनता हूँ। लेकिन जो मेरा अपना है ना, जब मेरा टाइम होता है, जब मुझे सुनना होता है, तो मैं रफी साहब को सुनता हूँ। क्या बात। और अच्छा, कमाल की बात ये आतिफ साहब, जी, आप देखिए कि वैसे तो यानी आज की म्यूजिक ऐसी है, और म्यूजिक की शायरी भी ऐसी है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। और एक अजीब, एक हिजान और एक अजीब उस म्यूजिक के अंदर है क्या नहीं, सुन के आदमी ना, पोट्री के अंदर कोई सब्सटेंस है, सही कह रहे हैं, ना म्यूजिक में, लेकिन वो लोगों को एंजॉय करते हैं भाई। लेकिन हम जिस तरह के, यानी मुझे कौन सी म्यूजिक वो करती है जिसकी सबसे पहले पोट्री में कुछ हो। तो रफी साहब के जो गाने हमें, आप देखें, इतनी मदद देते हैं जिंदगी में आपको, कि उनके गाने आपको जिंदगी के अंदर, हर इंसान की जिंदगी में नशे को फराज आते हैं। कहीं कोई परेशानी होगी, कहीं कोई गम होगा, कहीं कभी आप गिर के उठेंगे, कभी उठ के गिरेंगे, कभी कोई छोटा सा धोखा मिलेगा, बहुत सारे नशे को फराज आते हैं। तो उन्होंने, चूंकि उनके सारे फिल्मी गाने उन्होंने गाए, वो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन पे, और उस जमाने की जो पोएट थे, क्या कमाल पोएट थे। अगर आप उनकी सिर्फ पोट्री ही सुन लें, तो पोट्री के अंदर एक लेसन मिलेगा आपको, एक विजन मिलेगा आपको, एक रोशनी मिलेगी आपको। और फिर वो गाने वाले रफी साहब हो। तो मुझे जिंदगी में, सच्ची बात है, नॉट जस्ट म्यूजिक, मगर जिंदगी में जिन जिन दौराहों से मैं गुजरा, मुझे उनके गीतों ने बड़ा सहारा दिया एक्चुअली, वाकई। और उस शायरी ने बहुत सहारा दिया। और शायरी के अंदर बड़ा, मैंने जैसे कहा कि एक मैसेज होता था, जो अब बिल्कुल नापैद हो चुका है। तो ये बात सही है, म्यूजिक मैं सुनता हूँ, और खासतौर पर, और मैं यहाँ पर इस बात को भी बताऊंगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना सिर्फ ये बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, बल्कि मैं चीज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बात आ गई है, क्योंकि वो मेरे एक फेवरेट सिंगर की, जो रफी साहब की बात, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहता रहता हूँ जी, कि मैंने जब उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सी रिसर्च की, तो मुझे पता ही चला कि वो इतने मासूम आदमी थे, इतने मासूम आदमी, इतने भोले आदमी थे, कि जब मैंने उनके इंटरव्यू सुने, तो मुझे लगा कि बहुत ही मासूम सा आदमी बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, वो बात, सवाल के जवाब भी शर्माते शर्माते, हिचकिचाते हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो आवाज भी उनकी फंसी फंसी सी निकल रही है, लग नहीं रहा है रफी साहब की आवाज है। और अली भाई लाहौर से ही गए थे ना रफी साहब? सुल्तानकोटपुरा या सुल्तानकोटपुर नाम था, लाहौर का एक गांव था। जी, मतलब यहीं से ये माइग्रेट करके इंडिया करके 43-44 में जी गए थे। तो और उनकी शख्सियत में देखो, और जब वो माइक्रोफोन पे उनके गाने आप सुने, तो वो लगता है भाई कि यार ये आदमी गाने कैसे गा रहा है, कैसी इतनी सिल्की वॉइस है। तलफ्फुज आप उनके देखें, उनकी उर्दू की अदायगी के, कहीं आपको उनका शीन काफ काफ नजर नहीं आएगा। अगर मौज वो कह रहे हैं तो वो मौज ही कहेंगे, और वैसे बजाय आप सुने, यार ये तो आदमी नहीं है, मासूम आदमी। ये कमाल था उनका। और दूसरी बात, फिर मैंने जब उनको देखा, तो लोगों ने उनकी इंसानियत की इतनी तारीफें की। देखिए,
लोग अच्छे बुरे होते हैं, आप हैं, मैं हैं, उनके हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं। बेशक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बात आ गई है और वो मेरे फेवरेट न सिर्फ सिंगर है बल्कि फेवरेट इंसान भी है। तो हम सब में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। अगर हमारे 10 अच्छाई करने वाले होंगे तो 2 बुराई भी कर दें हमसे, यार इनमें ये। मैंने अपनी पूरी रिसर्च में जितना लोगों को सुना है उनके बारे में कहते हुए किसी एक को नहीं सुना कि रफी साहब के बारे में किसी ने कोई बुराई की। सब उनकी सच्चाई, उनकी सादगी, उनकी मोहब्बत, उनकी दरवेशी, उनकी सखावत, सब उसके किस्से सुनाते हैं। सब कहते हैं भाई हमने ऐसा नेक आदमी नहीं देखा। तो ना सिर्फ ये कि एज ए सिंगर बल्कि एज ए इंसान भी मुझे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि यार एक इस प्रोफेशन में रहते हुए भी एक आदमी यानी एक वली अल्लाह बन सकता है चाहे तो। क्योंकि जब उनको कोई सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और सब उनको कह रहे हैं कि वो कोई उनको हिंदू कह रहे हैं भगवान का आदमी है, कोई कह रहा है कि वो फरिश्ता सिफत आदमी है, कोई बोल रहा है वो इतना दरवेश आदमी है, कोई वो जैसे एक छोटा सा वाकया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, तो कई दफा लोगों ने सुना होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये 2 जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं हमारे, और इसमें अब गालिबन प्यारेलाल अब बाकायदे हयात हैं और लक्ष्मीकांत का इंतकाल हो चुका है। तो वो कहते हैं कि हम जब स्ट्रगलर्स थे हम दोनों लक्ष्मीकांत और मैं, तो हमने रफी साहब से कहा कि आप हमारा एक गाना गा दें मगर हम वो कीमत तो नहीं दे सकते आपको जो उस जमाने में आपको दी जा रही है। तो कहने लगे अच्छा। उन्होंने गाना गाया उनका, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कॉम्पोजिशन में बहुत सारे उनके गाने हिट हुए। तो अब वो कहते हैं जब उन्होंने गाना गा दिया तो उस वक्त जो भी उन्होंने गालिबन जो भी पैसे थे, लेट्स सपोज 20 रुपए थे या 40 रुपए थे, वो उन्होंने रफी साहब को ऑफर किए। तो रफी साहब ने उनसे वो लिए, एक्सेप्ट किए और आधे लक्ष्मीकांत को दे दिए, आधे प्यारेलाल को दे दिए और कहा भाई तुम ऐसी मोहब्बत से, तुम लोग ऐसी मोहब्बत से सारे काम करना, मिलजुल के काम करना। और वो कहते हैं प्यारेलाल जी कि उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि बाद में हम लोग फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बने। तो चूंकि उनकी जिक्र आ गया तो मैंने कहा थोड़ी सी और भी करूं। नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने चीजें, और सारे रफी साहब के फैंस के लिए भी जो पूरी दुनिया में मौजूद। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमने आप ही से सुना वाकई कि ना सिर्फ वो बहुत अच्छे सिंगर थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब बारहा कभी भी महफिल में, संगत में हम कभी बैठते थे तो आपके मुंह से हमने यही सुना कि ना सिर्फ वो एक अच्छे सिंगर बल्कि बला के एक अच्छे इंसान थे। वो कहने लगे, जितेंद्र एक दफा कहने लगे शो के अंदर कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे फ्लॉप फिल्म बनाई वो 4 साल तक चलती रही। अब 4 साल के अंदर उसमें दोनों ने गाना गाया, किशोर दा ने भी और रफी साहब ने भी। तो वो कहते हैं कि अब 4 साल में सिंगर्स के मुआवजे कहीं से कहीं पहुंच गए। तो किशोर दा जो भी ले रहे थे वो भी डबल हो गया। अली भाई कैसे बोलते थे आप? बड़े मजे से सुनाते हैं उनके लहजे में। जितेंद्र नहीं, वो जीतू, हाँ नहीं, वो तो कहने लगे, वो जितेंद्र कहने लगे भाई, वो फिर वो आया असिस्टेंट मेरे पास, वो कहने लगा भाई रफी साहब को कितने पैसे देते हैं? तो मैंने बोला कि भाई जितने रफी साहब को, जितने किशोर दा को दिए यानी डबल हो गए थे ना। अगर 2000 ले रहे थे तो 4000। तो मैंने कहा भाई जितने किशोर को तुमने 2 के 4 कर दिए अगर, तो रफी साहब को भी 4000 का डबल कर दो क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं। तो कहने रात को फोन आ गया अपने रफी साहब और अपने वो पंजाबी है, क्योंकि जितेंद्र ही पंजाबी है। कहते हैं जीतू बड़े पैसे आ गए तेरे कौन है? तो मैंने कहा रफी साहब क्या हो गया? वो कहने लगे वो उल्टा समझे शायद मुझे पैसे कम दे दिए, कम दिए। तो कहने लगे रफी साहब मैं क्या हो गया, कोई गलती हो गई, जितने मैंने किशोर दा को पैसे दिए हैं उतने ही आपको दिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे इतने पैसे चाहिए नहीं है, मुझे वही पैसे चाहिए जो तेरी मेरी बात हुई 4 साल। क्या बात है यार। देखें तो वो कहते हैं जितेंद्र अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं भाई मैंने तो ऐसा इतना नेक आदमी जिंदगी में नहीं देखा कोई। क्योंकि वो उनका हक था देखा जाए, सही बात, नाजायज नहीं थे पैसे, वो ले सकते थे। लेकिन ये कि अब वो पैसे लेके वापस कर देना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही जिसे कहना चाहिए ब्रीफली आपने सारी चीज़ों को कहा और उम्मीद है मेरे जितने भी नाजरीन है, ऑडियंस, उनको मज़ा भी आएगा। ये इतने ज़बरदस्त आज किससे अली भाई के जरिए से नाजरीन तक पहुंचे। अली भाई वैसे तो आपके बहुत से अदाकारों को आप पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड या पाकिस्तान का जो भी लॉलीवुड है, इसमें से अगर कोई चंद अदाकार या अदाकाराएं आपसे पूछूं जो आप आइडियलाइज करते थे जब आप शोबिस में थे, एक्टिंग करते थे? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ड्रामा इंडस्ट्री में मैं बात करूंगा, हमारे पास तो बड़े ग्रेट एक्टर्स थे। यानी मैं बताऊं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम तलत हुसैन साहब, शकील साहब, और आज मैं बताऊं, मैं आज भी दुनिया कहाँ पहुंच गई है, मगर मैं आज भी पीटीवी के पुराने ड्रामे देखता हूँ। वाकई ये मेरा एक नॉस्टैल्जिया है और मैं देख के हैरान होता हूँ यार कितना टैलेंटेड एक्टर्स थे ये। वैसे काम करके दिखाया मुझे, तलत साहब ने काम किया, शकील साहब ने जो काम किया करके दिखाए, उन्होंने काम किया है। ऐसे आबिद अली मरहूम, फिरदौस जमाल और ये सब हमारे
कमाल एक्टर्स थे ये। इसमें तो कोई शक तो ये सारे हमारे एक्टर्स, मोहम्मद अली साहब ने जो काम किया, वही मुराद साहब ने। बात अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया में जब हमारा जो टाइम था, हम जब जवान हो रहे थे, तो हमने अमिताभ बच्चन को हमेशा लुक अपॉन किया, क्योंकि वो 80s के अंदर वही एक सुपरस्टार थे वहां पे, और 80s के अंदर हम लोग 7th 8th में मेरे ख्याल में आ चुके थे। तो हमने अपनी टीन एज के अंदर हमेशा अमिताभ बच्चन को ही लुक अपॉन किया, उन्हीं को आइडियलाइज किया, और सच्ची बात है वही हमारे स्टार थे। और मैं समझता हूँ उन जैसा एक्टर भी, इतना वर्सेटाइल एक्टर भी अमिताभ ने, कॉमेडी की, ऐसी कॉमेडी करना जैसे उन्होंने एंग्री यंग मैन किया, वो करना तो बहुत ही। और ऑफ कोर्स इफ वुड नेवर टेक द नेम ऑफ दिलीप साहब, तो उनके बारे में बात कंप्लीट हो ही नहीं सकती कि जिनके फैंस हैं। तो अच्छा, मैं बाद में समझ में आया दिलीप साहब कितने बड़े ग्रेट एक्टर थे, क्योंकि शुरू में तो हम अमिताभ बच्चन को ही, क्योंकि हमारा एरा नहीं था ना अली भाई, टीन एज में थे, जाहिर सी बात है। दिलीप साहब को क्योंकि, और उस जमाने में हमने वो फिल्में देखी नहीं थी उनकी, हम क्यों देखते फिल्में उनकी, आन या वो उनकी उस जमाने में मुगल आजम, तो वो फिल्में देखी नहीं थी हमने। तो इसलिए हम दिलीप साहब को उस वक्त अपनी टीन एज में तो समझ में नहीं आया दिलीप साहब। टीन एज में तो हमारे अमिताभ बच्चन ही हमारे एक्टर थे। और मुझे सच्ची बात है, मैं अपनी एक्टिंग में जब कहीं फंस जाता था तो मैं सोचता था यार अमिताभ बच्चन कैसे करते इसको। तो कहीं ना कहीं आपका अपनी एक्टिंग के अंदर भी ये जरूर है कि हम उसको बिल्कुल वैसे नहीं छापते थे, बिल्कुल वैसे छापेंगे आप तो बिल्कुल आप लगेगा वही कर रहे हैं, लेकिन ये कि आपको बहुत सपोर्ट मिलती है आपके जो आप जिनके फैन होते हैं, कि यार वो थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि वो होते तो कैसे करते हैं इसको, कैसे इसको, तो फिर हम अपना थोड़ा डालते हैं उसमें यकीनन। तो बाद में जब हम अपनी मेच्योरिटी को पहुंचे, एक मेच्योर एज को पहुंचे, फिर हमने दिलीप साहब का जो काम देखा तो हमने बोला था अमिताभ तो खुद उनके फैन रहे। तो क्योंकि एक सर्टेन लेवल की परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपका भी एक सर्टेन लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन होना बहुत जरूरी है। जो अगर आपको नहीं है तो वो आप कैसे किसी चीज को ग्रैप यानी कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह हमारे ऑल टाइम फेवरेट। एंड ऑफ कोर्स ये नई लौट में हमें इंस्पायर किया आमिर खान ने, शाहरुख खान ने, बहुत इंस्पायर। जबकि अब ये लॉट भी थोड़े काफी एक्टर्स हैं ये लोग, मतलब कमाल एक्टर्स हैं, जो लोग 30 साल तक अपनी उनकी लेगेसी चल रही है। बिल्कुल। और वो यकीनन बहुत कमाल एक्टर्स हैं ये लोग। अच्छा, कोई अदाकारों में तो आपने नाम नहीं दिए, सारे आपने मेल्स बताए। सच्ची बात ये कि फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो हम तो अब देखा जाए तो आइडियलाइज करते थे मेल एक्टर्स को ही, बिकॉज आप वैसा बनना चाहते हैं लाइफ में, तो इसलिए मैंने उन्हीं के नाम लिए सारे। फीमेल एक्ट्रेसेस के अंदर अगर देखा जाए, मुझे वैसे श्रीदेवी जमाने में बहुत पसंद थी। अच्छा। मैं बहुत उनका फैन था। माधुरी, श्रीदेवी और रेखा मुझे बहुत मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी। और बाद में फिर मैंने देखा तो मीना कुमारी जी को मैंने देखा, और फिर मधुबाला जी को देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ये लोग एक्ट्रेसेस थी। ये सारे हमारे पाकिस्तान में ज़ेबा जी मुझे बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं एक हीरोइन रही है हमारी। तो ये सारी खवातीन भी रही। लेकिन खाने में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो आप बड़े शौक से खाते हैं, पूछें आप, क्योंकि मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे। देखिए खाने में आपको पता है कि हम लोग हमें सारे वो खाने जो आपको बेतहाशा एक ही खाने में अगर 2000 कैलोरीज बढ़ जाए जिससे, वो सारे खाने में पसंद है। नहीं फिर भी कोई हमें पाए पसंद है। आपको पाए मतलब प्रॉपर देसी? ऑफ कोर्स यस, सर्दियों में हमें मुझे नहारी पसंद है, सारी वो चीजें। मुझे कोरमा बहुत पसंद है। वाह। तो ये सारी चीजें, लेकिन मुझे सिंपल खाना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। अच्छा। हमेशा मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, सिंपल दाल चावल। और हमारे बचपन में जो हमारी अम्मा बनाती थी, आज भी हम जिद करते हैं, आपको पता है कभी कभी उनसे, कि पीली दाल चावल और टमाटर की चटनी, ये हमारा फेवरेट एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी बिल्कुल पक्के देसी वाले आपके ना खाने हैं। देसी खाना ही पसंद है। लेकिन ये कि अपने घर का फूड, जैसे मैंने बताया, सब्जियां और दाल चावल, इस किस्म की चीजें भी। और लेकिन कभी कभी वंस इन अ वाइल, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, और सर्दियों में महीने में 1-2 दफा पाए पसंद है बहुत। और फिर वो अल्टीमेट है मेरा, यानी पाए, मुझे पाए एंड मटन कोरमा। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं कि ये फर्स्ट एंड सेकंड है। मौसम कौन सा पसंद है अली भाई? मौसम तो मुझे सबको बाहर का मौसम पसंद होता है, बाहर मुझे भी पसंद है, सर्दियां गर्मियां। लेकिन मुझे सच्ची बात है कि गर्मियों से ज्यादा सर्दियां अच्छी लगती हैं।
अच्छा, जो कि कम होती है कराची में, तो कराची में बिल्कुल तबर्रुक के तौर पे आती है। और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ यार दिसंबर भी निकल गया यार, जनवरी भी तो आज ये तारीख हो गई है, कहते हैं तो दिन गिनता रहता बैठ के ऐसे। मैंने कहा हाँ यार। अच्छा, उसकी दोनों वजूहत हैं। एक तो उसकी वजह ये है कि सर्दियां अच्छी लगती हैं आपको, खाना पीना अच्छा लगता है, पहनना उड़ना अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है आपको, और दूसरा ये कि आपके बिल भी कम आते हैं बिजली के। और मेरा ख्याल है ये दर्द समझते हैं वो लोग जो घर पे माशाल्लाह 4-4 5-5 बेडरूम हो और 4-5 एसी हो वहाँ पे घर में, उनको पे करना पड़ेगा। यू नो आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्या बिल आता है उसका। तो ये 2-3 महीने होते हैं बड़े सुकून के होते हैं, तो इसलिए सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा अली भाई, अगर आप आर्टिस्ट या एक्टर नहीं होते या बिजनेसमैन, जैसा आपने अपना बिजनेस का बताया, नहीं होते अगर, तो क्या होते? अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं। मैं अपने बचपन में जब ये मैं देखता था लोगों को बात करते हुए कि हमेशा ये बात बच्चों से पूछी जाती थी कि what you want to be in your life, what you would like to become in your life in the future। तो मेरे सच्ची बात है कि मेरे उस वक्त मेरे सामने ये होता था कि यार कोई कहता था पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सबने फिक्स किया होता था। तो मैं ये सोचता था यार एक आम आदमी क्यों नहीं बन सकता आदमी, मतलब मैं एक आम आदमी बन के जिंदगी गुजार लूंगा, टीचर बन जाऊंगा, कोई अकाउंटेंट बन जाऊंगा, कोई मतलब सबने गोल बड़े बड़े होते थे ना, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कॉमन पर्सन। अच्छा, क्वेश्चन कि यार चलो हम ये बन जाएंगे। तो मुझे सही है अगर मैं कहूँ तो मुझे कोई बहुत ज्यादा कुछ बनने का शौक नहीं था, इंसान बनने का शौक था कि एक अच्छा इंसान बन जाए आदमी, और उसकी तलाश और उसकी कोशिशें भी जारी हैं। अच्छा अली भाई, मैं कुछ एक छोटा सा एक हमारा एक रैपिड फायर नुमा क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें एक सवाल करता हूँ अक्सर कि कुछ मशवरे देने हैं। अगर सपोज आपको अगर मशवरे देना हो तो इन आर्टिस्टों को आपने कुछ मशवरे देने शॉर्टली। सबसे पहला मशवरा फिरदौस जमाल साहब को। आजकल वैसे भी उनके हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं, अगर आपको पता हो, खासकर हमारी जो बड़ी एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से, और दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से, वो कुछ डिफरेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल है। फिरदौस जमाल साहब को मैंने उनके साथ बहुत ही कम काम किया है, बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। उनके बारे में बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो बहुत आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें, और अपने जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जो कि स्टार्स हैं और जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, तो आपकी आला ज़र्फ़ी ये है कि उनको आप उनको अपनी मजीद आप अपने आशीर्वाद शफ़क़त दें, मोहब्बत करें, दुआएं दें, ना कि एकदम से आप बहुत ही एक्सप्लिसिटली जैसे मैं नाम ले लेता हूँ मायरा खान और हुमायूं के बारे में उन्होंने कहा। मैं समझता हूं बड़ा ब्लंटली ब्लंटली था, क्योंकि हमने देखे जैसे हमने इंडिया में भी देखा है, बड़े बड़े हमने एक्टर्स को देखा है जी कैसे वो अपने जूनियर आर्टिस्ट को शफ़क़त करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो जितने बड़े वो आर्टिस्ट हैं फिरदौस साहब, तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि उनको ये छोटी बातें ज़ेब नहीं देती, अवॉइड करें। बुशरा अंसारी कोई मशवरा देंगे? बुशरा अंसारी तो मशवरे की पोटली हैं, उनको तो वो तो पूरी दुनिया के मशवरे दे सकती हैं। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, कमाल खातून है। मैंने बहुत कम उनके साथ कोई एक दो दफा काम शायद किया हो, उनकी प्रेजेंस मगर रही है 1-2 प्रोग्राम्स में, और उनको मैं मशवरा नहीं दे सकता कुछ भी, मगर वो इतनी टैलेंटेड है, पूरी दुनिया के मशवरे दे सकते हैं। नोमान एजाज बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, कमाल एक्टर हैं, और बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। कभी कभी अपनी रवानी में वो कुछ कह जाते हैं जो उनको मेरा ख्याल है कि पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। अच्छा। और कह जाते हैं, मगर राइट वो ये नहीं पता कि उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज है कि नहीं। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें जब आपके लोग होते हैं, आपके फैन होते हैं, और वो कोई ऐसी बात सुने जो वो आपसे, क्यों क्या है कि जब लोग होते हैं ना, जो आपके फैंस होते हैं, आपके जो एडमायरर्स होते हैं, वो आपको सिर्फ एज एन आर्टिस्ट नहीं आइडियलाइज करते, वो कहते हैं आप एक स्टार हैं उनके लिए, पर्सनैलिटी है, आप एक पर्सोना है। तो वो जब आप उसको देखते हैं कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है, तो छोटी बातें कर रहा है, छोटी छोटी बातें जो हमारे दोस्तों में तो कर लें आप मजाक में, लेकिन एक पब्लिकली आप बैठ के कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा he should be more conscious about his talking and saying publicly। ठीक। शब्बीर जान साहब?
शब्बीर साहब तो क्या बात है, शब्बीर साहब हमारे बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। उनको मैं क्या मशवरा दूं, शब्बीर साहब को बस मैं ये कहता हूँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। वेट काफी उन्होंने गेन किया, उनका वेट, उनका माशाल्लाह भारी भरकम शख्सियत बन चुके हैं। हाँ। और बहुत ही जमाने में हैंडसम होते थे, अभी भी हैंडसम है, लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छा, एक मशहूर जमाना आपको पता है, वो शिप टाइटैनिक डूबा था, और वो एक सवाल जो मैं अक्सर कभी करता हूँ अपने उसमें पॉडकास्ट में कि 2 लाइफ जैकेट हैं, एक लाइफ जैकेट तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रखते हैं, दूसरी अगर आपको लाइफ जैकेट देना पड़ जाए तो आप इनमें से किन हजरात को देंगे? उनमें नंबर 1 फरहान अली आगा साहब, अयाज अहमद। अयाज अहमद, जी जी, अयाज साहब जो कॉमेडियन है आपके बड़े, अयाज खान साहब, और तीसरे अदनान जिलानी। ये तीनों ही आपके, मुझे पता है एक जमाने में बड़े करीबी रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि इन लोगों को आपके साथ रखूं। यार मेरा ख्याल है कि मैं ये लाइफ जैकेट सर्टेनली आई वुड लाइक टू गिव इट टू फरहान अली आगा। फरहान अली आगा, Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि जो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है, ये तीनों लोग बड़े आपके करीबी रहे हैं, वैसे तो नहीं, बेशुमार फरहान लोग हैं। बहुत करीब रहा है। अब अच्छा। भी बिजी हो गए, हम भी बिजी हो गए, वो एक अलग बात है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कि विद सॉरी टू द रेस्ट ऑफ द 2 जेंटलमैन, आज बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में से है। ठीक है। अच्छा अली भाई, इन द लास्ट में इस सारे शो को अब क्लोज तब लेके जा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर सियासी एक मामलात हैं, और फिर भी हर आदमी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सियासी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार, अगर आपको 3 महीने के लिए इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए, तो पहला काम आप क्या करेंगे इसको अच्छा करने के लिए? सबसे फर्स्ट वर्ड। हाय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यार देखिए, बात ये, पहली बात तो वैसे अगेन ये विजुअल थिंकिंग है, ऐसा कभी नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ये बात की कि मैं क्या करूंगा, बात ये है कि इतना हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मुल्क में जो सबसे पिसा हुआ तबका है, यानी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब तबका है, उनके लिए कोई ना कोई, उनकी वेलफेयर के लिए, सियासी बातें तो मैं नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं जरूर ये चाहूंगा कि कोई उनकी वेलफेयर के लिए, हमारे पाकिस्तान में वो तबका जो जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मैसर आती है, उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि उनके लिए इन सहूलियात को, इन बेसिक जो नेसेसिटीज की फराहमी आसान हो। अली भाई, आपका बेहद शुक्रिया। आप अपने कीमती टाइम में से आपने वक्त निकाल के आज पॉडकास्ट में आए और हमें ये वक्त दिया, और बहुत मज़ा आया मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट में आपके साथ ये सारी गुफ्तगू करने का। वंस अगेन बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट अली अफजल खान साहब। उम्मीद है आपको ये आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर आपने इस सारी चीज़ों के अंदर रिप्लाई ज़रूर करना है, और अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।